किया। तमाम भेदों के बावजूद, तमाम राजनीतिक या वैचारिक मतभेद मित्रों, पारसनाथ मिश्र जी, हमारे सहयोगी राजेंद्र त्रिपाठी जी, अरविंद स्वामी जी, श्री कंठ मेरे आबसों, कंठ मेरे आबसों, काव्य खुद मेरा रचो। कंठ मेरे आबसों, काव्य खुद मेरा रचो। हो मधुर स्वर और वाणी, लेखनी में भार दे। जयति जय करुणामयी ममतामयी मां शारदे। जयति जय करुणामयी ममतामयी मां शारदे। जब अंधेरे हो घने मां, जब अंधेरे हो घने मां, पथ प्रदर्शक तू बने मां। जब अंधेरे हो घने मां, पथ प्रदर्शक तू बने मां। मन नहीं विचलित तनिक हो, जीत दे या हार दे। जयति जय करुणामयी ममतामयी मां शारदे। जयति जय करुणामयी ममतामयी मां शारदे। निर्देशन किया। इस कार्यक्रम के संयोजक परम श्रद्धेय शेखर जी, मंच पर विराजमान श्रद्धेय पारसनाथ मिश्र जी, भाई प्रसिद्ध कथाकार भाई रामनाथ शिवेंद्र जी, बाल सदन के अध्यक्ष माननीय पाठक जी, हमारे गोपीनाथ गिरी जी, स्वामी जी और राजीव त्रिपाठी जी, हमारे अनन्य भाई चंद्रकांत द्विवेदी जी और मंच पर विराजमान श्रद्धेय पांडे जी। आज गांधी की विरासत और वर्तमान समय में गांधी विचारों की प्रासंगिकता के इस विषय पर हम सब यहाँ विचार गोष्ठी के रूप में इकट्ठे हुए हैं और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे मुख्य अतिथि श्री अरविंद अंजुम जी, जिन्हें सुनने की बहुत, जब से नाम सुना तब से सुनने की तीव्र इच्छा हृदय में थी, आज वो पूरी हुई। मैं उनका हृदय से आभार, अभिनंदन, वंदन करता हूँ और आप सभी जितने लोग हमारे इस मंच पर मौजूद हैं और संचालक भाई अशोक तिवारी जी, हमारे सामने बैठे हुए ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव जी, हमारे विनोद तिवारी जी,
हमारे बीच में कौशल्या जी, अनुपमा जी और बहुत दिनों के बाद एक ऐसी शख्सियत जिन्हें हमने कभी इस तरह के कार्यक्रमों में नहीं देखा था। आदरणीय हमारे अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं आपके कि ऐसे कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति मेरे लिए गौरव की बात है। हमारे बीच में जितने साथी हैं आप सबका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ तक संकट में हम गांधी का नाम तो ले रहे हैं, गांधी जयंती भी मना रहे हैं, गांधी की जयकार भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जो गांधी की शिक्षाओं के अनुकूल हो, गांधी के विचारों के अनुकूल हो, बल्कि हम बैठ के गांधी को कोस रहे हैं। अगर आज फेसबुक को देखा जाए तो लगता है कि उनका इतने कृतज्ञ हो गए हैं। कहीं कहीं कोई ऐसे शब्द लिख दिए जा रहे हैं गांधी जी के प्रति। अभी आपने सुना होगा, आप सब जानते भी होंगे कि गांधी की जो विरासत है सर्व सेवा संघ को ध्वस्त कर दिया, जहाँ से भूदान का आंदोलन चला, वो पवित्र जगह है जहाँ से लोकतंत्र बचाने की आवाज बुलंद की जयप्रकाश जी ने, जहाँ से तमाम भ्रष्टाचार के लोग आंदोलन खड़े हुए। आज उस सर्व सेवा संघ की भूमि को न केवल बुलडोजर से गिरा दिया गया, साफ कर दिया गया, बल्कि लगभग 5 लाख की पुस्तकें जो गांधी की विरासत थी, जयप्रकाश की विरासत थी, उनको गांधी ने फेंक दिया। शायद कभी उम्मीद नहीं थी, शायद गांधी की आत्मा में कभी उम्मीद नहीं की होगी कि देश इतना कृतज्ञ हो जाएगा कि उनकी विरासत को भी ध्वंस दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। आज ये परिस्थिति किसी की जब हम जयंती मनाते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि क्या जयंती हम लोग क्यों मनाते हैं, उनके विचारों से हमारा क्या रिश्ता है। आप देख रहे हैं कि गांधी विचारों की अवहेलना ने हमें कहाँ खड़ा कर दिया। आज सोनभद्र के दक्षिणांचल की तरफ आप जाएं, जहाँ श्रेणियाँ जो है हर संग हर बोल रही है, आप देखें किधर ही बीमारियों ने ग्रसित कर दिया है उनको, तमाम तरह से कई सांसें मौजूद हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की बीमारी हो रही है, कैंसर फैलता जा रहा है, और जब इसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है तो सिर्फ पता लगता है, सिर्फ पता लगता है नशीलीकरण, सिर्फ पता लगता है कि जहर गलती दुनिया। हम कहाँ जा रहे थे, बापू ने रोका था इन बातों को। बापू ने यहाँ तक कहा था कि निर्माण तो हो, लेकिन वो निर्माण उतरते ही सामानों से हो अंतर भी जाते हैं। लेकिन आज हम बड़ों को काट कर कंक्रीट के जंगल उगा रहे हैं और उसका परिणाम भी भोग रहे हैं। गांधी जी ने जिन ग्रामों की बात की, जो ग्राम स्वराज की बात की, जिसका चिंतन हुआ, और आज हम कहाँ जा रहे हैं ले लेके सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि आज गांधी विचारों की रोशनी को बुझा दिया गया है। गांधी को बस केवल वोट की बेहतरी पार करने के लिए गांधी का नाम लिया जा रहा है। आज ये स्थिति है, हमें इस स्थिति से निपटना है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अंजुम जी का कि तमाम दायित्वों के रहते हुए भी और आप तमाम कार्यक्रमों के रहने के बावजूद भी मेरे आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार करने की महती अनुकंपा की। मैं इनके पर बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आप सब लोगों के प्रति कि आज जो है कई कार्यक्रम इस तरह के हैं, मौसम भी प्रतिकूल है, पर यहाँ पर आप उपस्थित मैं देखता हूँ कि उनको जिनसे मैंने कहा था फिर करीब करीब ध्यान से यहाँ उपस्थित थे। मैं आज यह मेरा सौभाग्य है कि ऐसा यहाँ कोई आदमी उपस्थिति नहीं है जो 1000 आदमी को कम से कम प्रभावित न कर सके। इस प्रकार से मैं देखता हूँ कि लाखों लोगों की मन में यह बात जा रही है। आज की
गोष्ठी का पैगाम लाखों लोगों के बीच पहुँचेगा, ये मेरा विश्वास है। आज यहाँ पर हमारे बाल एसोसिएशन के एक वर्तमान पूर्व अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, विचार मंच के संयोजक और विचार मंच के संस्थापक ज्ञानेश्वर जी यहाँ पर क्या बोलते हैं उपस्थित हैं। आज जो है शहीद स्मारक के तंत्रिकाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, शहीद स्मारक करारी के निदेशक प्रदुम जी यहाँ उपस्थित हैं, साहित्यकार यहाँ उपस्थित हैं, कलमकार यहाँ उपस्थित हैं, पत्रकार यहाँ उपस्थित हैं और न्यायपालिका में हमारी आवाज़ को मुखर करने वाले अधिवक्तागण यहाँ मौजूद हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की ये गोष्ठी निर्णायक गोष्ठी होगी और यहाँ से एक आवाज़ बुलंद होगी कि हम गांधी के विरासत को बचाएंगे। यहाँ से एक आवाज़ बुलंद होगी कि हम समझते हैं कि गांधी आज के समय में भी उनके जो विचार हैं, उनके जो विचार हैं वो प्रासंगिक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति बड़ा आभार करता हूँ। गांधी जी ने पूछा कि माँ यह क्यों आधी साड़ी तुम खींच रही हो, आज नहीं होगा। आधी साड़ी जब सूख जाएगी तब उसको लपेट करके आधी और साड़ी खींचने लगेगी। कहने का मतलब हमारा ये है कि गांधी जी का वह समय था जब कहीं वस्त्र नहीं मिलता था। हम स्वयं आपको बताएं कि हम लोग विद्यालयों में सूत काटते थे और सूत काट कर गांधी आश्रम में ले जाते थे, तो वहाँ उसके बदले में वस्त्र मिलता था, उसे पहनाया जाता था। वह स्थिति ऐसी थी कई साल तक गांधी जी ने एक आंदोलन छेड़ दिया कि सभी हर विद्यालय में प्रत्येक आदमी प्रत्येक व्यक्ति आधा घंटा कम से कम सूत काटेगा और ले जाकर के वहाँ देगा, तो उसके बदले में गांधी आश्रम से उसको वस्त्र मिलेगा। जब मुझे वस्त्रता जो है तो आपने हिंदुस्तान से समाप्त है। यह बड़ी रुचि गांधी जी का चिंतन मामूली नहीं और उसी का परिणाम मिला। गांधी जी ने चरखे का लिखा था, चरखा कहाँ का है आपको ताकि होगा कि जो पलिता जात के हमारे यहाँ लोग हैं उनका एक अंबर चरखा होता है पलिता जात के लोगों में, और वो सूत काटने से लेकर कपड़ा बनाने तक का काम करते हैं पलिता जात के। तो जो वस्त्र की कमी थी उसकी पूर्ति उस चरखे के द्वारा अंबर प्रथा जो है उसी से चरखे का आविर्भाव हुआ और प्रत्येक घर के चरखा चलाने की विद्यालयों में भी चर्चा ज़्यादा हम नहीं बोलना चाहते हैं, थोड़ा स्वस्थ हैं। कॉटेज इंडस्ट्री है जो आज व्यासियों के बीच से सीखा है, तमाम तरह की जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं वो जो नहीं थी उनको उन्होंने प्रोत्साहित किया और कॉटेज इंडस्ट्री को इतना प्रोत्साहित किया कि पूरे देश में आज उसके लिए गांधी प्रधानमंत्री के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। जितने शिल्प हैं ये सब शिल्प बिना पुलिस से स्थापित किए जाए और तो 200 साल के बाद बनाई जानी चाहिए। क्या कि 200 वर्ष में तय हो जाएगा कि वो इंसान वक्ती था या आने वाली पीढ़ियों को भी उसकी जरूरत है। तो गांधी की आज 154वीं जयंती, 153 साल होता है।
और दुनिया के लगभग 150 देशों में गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है। गांधी की जरूरत है दुनिया को, इसलिए दुनिया वाले गांधी को अपना कहीं भी कोई नई बात होती है जिसमें इंसानियत को योगदान करने का सामर्थ्य होता है, वो जरूर गांधी से प्रेरणा लिए होते हैं। चाहे अरब का आंदोलन हो या मिनिमलिज्म का जो आंदोलन यूरोप के और अमेरिका के युवाओं में चल रहा है, कम से कम साधनों में जीने का एक आंदोलन चल रहा है, उसको मिनिमलिज्म बोलते हैं। तो ऐसे दुनिया में जो भी प्रयास होते हैं शांति के, सद्भाव के, इंसानियत के, वो सब गांधी से कहीं न कहीं प्रेरणा लेते हैं। तो दुनिया को तो गांधी की जरूरत है, लेकिन जो सवाल हमारे सामने है, क्या भारत और भारत में रहने वाले लोगों को गांधी की जरूरत है? वैसे सिद्धांत रूप में तो जरूरत है, लेकिन व्यवहार में भी क्या वही स्थिति है? या फिर हम लोग उस दिशा में बढ़ गए हैं, जैसे हमने बुद्ध को सिंबल बना दिया, प्रतीक बना दिया, महावीर को बना दिया और वो बना दिया, वैसे ही गांधी को भी हम बना के छोड़ देंगे किसी कोने, किसी फोटो में, किसी प्रतिमा। ये तो फैसला हम लोग को करना है, हमारी पीढ़ी को करना है, आने वाली पीढ़ी को करना है। गांधी की विरासत में बात, गांधी खुद में किस विरासत के? गांधी जी ने 1908 में एक किताब लिखी, हिंद स्वराज। ऐसे शीर्षक तो उसका हिंद स्वराज है, लेकिन उसका नाम बदल के आप विश्व स्वराज नहीं कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रसंग हिंद का है, भारत का। तो वो जो किताब उन्होंने लिखी, उसमें एक प्रसंग है, वो तो प्रश्नोत्तर की शैली में लिखी हुई किताब है। उसमें एक प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे लिया। गांधी जी उस प्रश्न का जवाब देते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को लिया सो बात नहीं, हमने अंग्रेजों को भारत दिया। ये एक इतिहास बोध है और खुद को देखने, परखने, जांचने का एक पद्धति कि भारत अंग्रेजों की बदमाशियों का गुलाम के चलते गुलाम हुआ या भारत अपनी कमजोरियों के चलते गुलाम हुआ। ऐसे बात दोनों ही है। अंग्रेज बदमाश भी थे और हमारे समाज में कमजोरियां भी थी। अंग्रेज बहुत सज्जन थे और इसलिए हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को अपना देश सौंप दिया कि आप इसको बेहतर ढंग से चलाएंगे। ये बात तो थी नहीं। अंग्रेजों ने बदमाशियां की थी और भरपूर बदमाशियां की थी, लेकिन उन बदमाशियों को लेकर हम करेंगे क्या? ये काम यह कर सकते हैं कि इसके लिए हम उनको कोस सकते हैं, हम उनकी निंदा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, नारे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसे निकलने वाला क्या है? उनको उनका थोड़ा अपयश हो जाएगा, हमारा क्या भला होगा? तो ये इतिहास बोध है कि हम
क्यों उन्होंने कमर के नीचे गोलियां नहीं चलाई, कमर के ऊपर क्यों चलाई? गांधी यहीं पर इसी प्रश्न के साथ खड़े हैं। गांधी का मतलब है ये प्रश्न कि तुमने जनरल डायर के आदेश का अंधाधुंध अनुपालन क्यों किया? और अनुपालन नहीं करना था तो उस फौज को छोड़ा क्यों नहीं? अगर भारत में 40,000 अंग्रेज जो फिजिकली यहाँ रहते थे और 35 करोड़ लोगों को गुलाम बना के रखा था, ये संभव था? जब तक हम दिमागी तौर पर गुलाम ना हो तो 35,000 लोग, हम 40,000 लोग 35 करोड़ लोगों को गुलाम बना के रखे? या जो दिमागी गुलामी है, जो इनविजिबल है, दासत्व, जो अदृश्य दासत्व है, वो दृश्य दासत्व से ज्यादा खतरनाक है और उससे मुक्ति पाना भी खतरनाक, आसान नहीं होता। इसलिए गांधी जो गुलामी की सूक्ष्मता थी, उस सूक्ष्म गुलामी को पहचान कर उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का मतलब यही, जिन महिलाओं के बारे में ये सोचा नहीं जाता था कि वो घर के बाहर निकले, एक पंडित रामनंदन मिश्र नाम के समाजवादी हुआ करते थे, जमींदार परिवार के, दरभंगा बिहार। जमींदार परिवार के थे तो शादी भी जमींदार परिवार में, लेकिन उनकी पत्नी जो एक जमींदार परिवार से आई थी, वो सर पर खादी के कपड़ों का गट्ठर लेकर गलियों में फेरी लगा के बेचा करती। इसलिए गांधी को इतनी आसानी से जिस तरह से लोग आज प्रस्तुत कर रहे हैं, शायद वो भारतीय समाज को और मानवीय स्वभाव की सूक्ष्मता को, मानसिकता को समझने में सक्षम नहीं है। जो आदमी मन से आजाद हो जाएगा, दिमाग से आजाद हो जाएगा, उसको कोई गुलाम नहीं कर सकता। ये तो प्रतीक है ना। ये जो पौराणिक कथाएं हैं वो हमारे मन को अभिव्यक्त करते हैं, बताते हैं कि हम कैसे हैं, कैसे रहे, कैसे हैं। तो इसलिए गांधी को समझना हो तो मनुष्य के स्वभाव को समझना है, मनुष्य के मन को समझना है। और गांधी कैसे सोचते थे? हर को किसी के सोचने की एक पद्धति होती है, वो क्या सोचता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वो कैसे सोचता है, उसका पद्धति क्या है? वो जो हिंद स्वराज में उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने लिया सो बात नहीं है, हमने दिया। तो ये सोचना क्या होगा, ये सोचने का तरीका क्या होगा? इसकी बहुत दिलचस्प कहानी है। कहानियां तो बहुत है गांधी जी के जीवन की, लेकिन एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूं। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ तो गांधी जी वहां गए। तो वहां जहां रुके हुए थे, वहां उनसे मिलने के लिए लंदन के शहर के जो सबसे बड़े ओहदेदार, जो प्रिस्ट, पुरोहित ईसाई धर्म के, वो इनके पास पहुंचे। तो जब पहुंचे तो खबर गई, उन्होंने कहा कि हाँ आने दो।
तो दरवाजे पर जब पहुंचे हुए तो देखा गांधी जी चरखा काट रहे हैं, सर झुकाए। तो उन्होंने वहीं से दरवाजे के पास से ही कहा कि ईसा मसीह ने कहा है कि दुश्मनों को भी प्यार करें। तो गांधी जी ने कोई हरकत नहीं की, वो चरखा चलाते रहे। तो उनको लगा कि शायद गांधी जी ने सुना नहीं, तो थोड़ी दूर और आगे नजदीक आए और थोड़ा जोर से कहा कि ईसा मसीह ने कहा है कि दुश्मनों को भी प्यार करें। तो गांधी जी ने अपना चरखा बंद कर दिया और कहा उनसे कि जब आप पहली बार कहे थे तब भी मैंने सुन लिया, लेकिन मैं सोच रहा था मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं, मैं सोच रहा था कि मेरा कोई दुश्मन ही नहीं। ऐसी संख्या है जो साहित्यकार की, हाँ साहित्यकार की है। तो ये जो सांस्कृतिक वर्चस्ववाद है और विश्व गुरु की संकल्पना में फर्क क्या है? क्यों हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं और खुद में खुद को विश्व गुरु क्यों कहना चाहते हैं? कोई दूसरा कह रहा है, नहीं कह रहा है, मान रहा है, नहीं मान रहा है, उसकी परवाह किए बिना हम एक तरफा अपने आप को विश्व गुरु की घोषणा करते हैं। तो गांधी कैसे सोचते हैं इसके बारे में? जब गांधी जी बनारस आए थे उस समय विनोबा जी बनारस में थे और वो इस असमंजस में थे कि हिमालय जाए कि बंगाल जाए। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक ही साथ मुझे हिमालय की शांति और बंगाल की क्रांति आकर्षित कर रही है। उसी समय गांधी आ गए बनारस, उनका भाषण हुआ, भाषण को पढ़ा और भाषण को पढ़कर उनको ऐसा लगा कि ये आदमी मेरे काम का हो सकता है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि मैं आपके आश्रम में आना चाहता हूं। गांधी जी ने उनको जवाब दिया और एक शर्तों की सूची भी भेज दी जिसमें 14 सूत्र शर्त है कि हमारे आश्रम में रहने के लिए इन सब शर्तों का पालन करना होगा। तो विनोबा जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसने जो एक शर्त थी उसने मुझे इतना आकर्षित किया कि मैं रोक नहीं सका। वो शर्त क्या थी? वो शर्त थी विश्व हित और विरोधी देश भावना। मतलब आप समझ रहे हैं कि विश्व के हित के खिलाफ जाने वाली न जाने वाली देश भावना जो रखता हो वही हमारे आश्रम का वासी हो सकता है। तो ये जो विश्व हित और विरोधी देश भावना बाद में विनोबा जी के जय जगत के सूत्र में व्यक्त होता है। और आपको जानकर यह कौतूहल हो सकता है कि आज भी विनोबा जी के पौनार आश्रम में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता है। एक मुख्यालय वहां से 80 किलोमीटर भी है जिसने दबाव में आकर तिरंगा फहराया 52-54 बरस के बाद, लेकिन पौनार में आज भी तिरंगा नहीं फहराया जाता है क्योंकि विनोबा ने कहा कि हम किसी देश के अभिमानी नहीं और किसी एक देश का झंडा कब
क्यों फैलाएंगे अगर हम जय जगत की बात करते हैं? पूरा संसार जब हमारा है तो किसी एक देश का अहंकार क्यों? और देश भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए। भक्ति भी नहीं का नाम है, देश भावना का है। और देश धन सब वाला देश है, तालों पे शव वाला देश नहीं है। तो ये जो देश भावना है उसकी आज जरूरत है। और जब विश्व हित अविरोधी देश भावना होगी और वो जय जगत के सूत्र के साथ जुड़ेगा तो उसमें विश्व गुरु की कहाँ जगह?